स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम सारा चैप्टर कवर करने वाले हैं फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टिल द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म तक। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को पूरा देखना टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ और आज हम जो जर्मनी देखते हैं वो जर्मनी कैसे बना। आपकी बुक में ही लिखा है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, यानी एक नेशन को फॉर्म एक आर्मी कर सकती है। इसका जवाब आपको जर्मनी के यूनिफिकेशन को देखकर मिलेगा। आपकी बुक की सबसे पहली लाइन है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द एंटायर यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे आप समझ सकते हो कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी, यानी अब तक हमने देखा कि जो नेशनलिज्म की भावना थी, देशभक्ति की ये जो भावना थी, ये कौन लोग स्प्रेड कर रहे थे, कौन लोग इस भावना को फैला रहे थे? दे वर द लिबरल पीपल, राइट? लिबरल लोग थे, मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो थी आपकी, जो एजुकेटेड थी, वो लोग ही चाहते थे कि अब हमारा जो कंट्री है, अब हमारे जो ये डिफरेंट पैचवर्क है, ये डिफरेंट रीजन्स ऐसे ना रहे, ये एक नेशन यूनिफाई होने चाहिए, अलग अलग नेशन होने चाहिए, जर्मन स्पीकिंग पीपल एक जगह होने चाहिए, इटली पॉपुलेशन एक जगह होनी चाहिए, फ्रांस की पॉपुलेशन एक जगह होनी चाहिए। तो ये सारा आइडिया कौन फैला रहा था अब तक? मिडिल क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, जो लोग लिबरल थे, जो लोग रेवोल्यूशनरीज थे। बट अब ये जो फीलिंग थी, ये फीलिंग ज्यादा कौन फैला रहा था? कंजर्वेटिव लोग। यू कैन इमेजिन कंजर्वेटिव्स, हमने तो कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था। वो लोग कंजर्वेटिव लोग मानते थे कि आपकी जो सारी पावर एब्सोल्यूटिस्ट रूल होना चाहिए, सारी पावर किंग के हाथों में होनी चाहिए। दे फेवर्ड मोनार्की, वेयरएज जो आपके मिडिल क्लास पॉपुलेशन थे, दे फेवर्ड डेमोक्रेसी, दे फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, ये लोग कंजर्वेटिव लोग क्यों फैला रहे थे? ये लोग आपकी नेशनलिज्म की भावना इसलिए फैला रहे थे ताकि ये लोग पॉलिटिकल डोमिनेशन पा सके ओवर द एंटायर कॉन्टिनेंट। Nationalist feelings were widespread among the middle class Germans who in 1848 tried to unite different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. तो हमें पता है कि ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये मिडिल क्लास जर्मन्स में कूट कर भरी हुई थी और वो चाहते थे कि उनका एक नेशन हो, सारी जर्मन पॉपुलेशन एक जगह होके एक नेशन बनाए। वो लोग ये चाहते थे। दैट्स वाई इन 1848 दे डिड अ रेवोल्यूशन नेम्ड रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। हमने वहां देखा था कि रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में कैसे रेवोल्यूशन हुआ। बट ये जो इनिशिएटिव था, ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव था ऑफ अ नेशन बिल्डिंग, ये जो इनिशिएटिव था टू अ नेशन बिल्डिंग was however suppressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by large landowners called Junkers of Prussia. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये बताया है कि ये जो इनिशिएटिव था, इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि हम अपना एक नेशन बनाएंगे, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने ठाना था, इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। और किसने दबाया? कंबाइंड फोर्सेस, यानी बहुत सारे लोगों ने, सच एज मोनार्की। ऑफ कोर्स मोनार्की तो इस चीज के अगेंस्ट था कि अच्छा तुम लोग मेरी पावर ले रहे हो, मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई मोनार्की अपोज्ड दिस रेवोल्यूशन एंड देन मिलिट्री भी मोनार्की के साथ जुड़ी हुई थी एंड लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया ऑल्सो। अब ये जो लार्ज लैंड ओनर्स है, ऐसा आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जिनके पास थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ही ज्यादा लैंड होता था, ये प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स हैं और इनको प्रशिया में जंकर्स कहा जाता है। और ये 1 मार्क इंपॉर्टेंट PYQ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आ सकता है लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया नोन एज जंकर्स, आपको बस ये लिखना है। तो ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग कंजर्वेटिव्स हैं और इन्होंने इस रेवोल्यूशन को अपोज किया, ठीक है। बट देन अभी हमने पढ़ा है कि एक आर्मी
अभी हमने पढ़ा है कि जो कंजर्वेटिव लोग थे, राइट, जो कंजर्वेटिव लोग थे उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आई। उन्होंने सोचा कि हम लोग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को आगे ले जाएंगे ताकि हम लोग पॉलिटिकल डोमिनेशन कर सकें। यही सोचा हमारे प्रशिया ने। अब प्रशिया ने ये ठान लिया कि मैं इन मिडिल क्लास जर्मन को हेल्प करूंगा और मैं क्या करूंगा, जर्मनी एक नेशन बनाऊंगा, मैं यूनिफिकेशन करूंगा जर्मनी का। ठीक है, सो ये वाली लाइन देखो, फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने ये ठान लिया? प्रशिया ने ठान लिया। ठीक है, अब प्रशिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओटो वॉन बिस्मार्क। ये नाम बच्चा गलती से भी मत भूल जाना। Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, was the architect of the German unification. Architect of the German unification. ओटो वन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा है। आर्किटेक्ट हमें पता है, आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, वो एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक लेआउट बना लेते हैं, राइट, एक प्लान बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनेगी। सिमिलरली आपके जो ओटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने ये एकदम पूरा अच्छा एकदम प्लान बनाया, एक वेल लेआउट प्लान बनाया कि कैसे हम जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे, कैसे एक नेशन बनाएंगे जर्मनी। ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको नहीं भूलनी है। तो ऑफकोर्स जब प्रशिया ने ये ठाना कि हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे, तो जर्मनी के जो प्रशिया के किंग थे, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम IV, वो थोड़ी करेंगे ये सारा काम, वो तो राजा जी हैं। राजा जी ने किसको ऑर्डर दिया? राजा जी ने ऑर्डर दिया चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क को कि तुम करोगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो तभी जर्मनी के यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट किसको माना जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, कौन है ओटो वॉन बिस्मार्क, ये है। ठीक है, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. तो यहाँ बताया कि 7 सालों तक, राइट, 7 years तक 3 लड़ाइयाँ चली, और वो 3 लड़ाइयाँ किन 3 कंट्रीज से चली? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इन तीनों कंट्रीज से 7 साल तक लड़ाइयाँ चली गई एंड फाइनली प्रशिया की जीत हुई और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फाइनली इन जनवरी 1871, ये ईयर 1871 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट पर आपके जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो ये 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग William I was proclaimed as the German emperor in a ceremony held at Versailles. ठीक है, तो एक हॉल ऑफ मिरर्स था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक हॉल है, बहुत ही ब्यूटीफुल हॉल है जो वर्सेलिस में है। वहाँ पर ये सेरेमनी हुई, एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई और उसी सेरेमनी में आपके जो विलियम I थे जो प्रशियन किंग थे, विलियम I थे, उनको जर्मनी के किंग घोषित कर दिया गया। अब आप सोचो, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेडरिक विलियम IV थे वो प्रशिया के राजा थे, तो ये विलियम I कैसे प्रशिया के किंग यहाँ मैम बता रही है? तो आपके जो फ्रेडरिक विलियम IV थे, जो एक्चुअली में प्रशिया के किंग थे, वो थोड़े बीमार रहते थे। दैट्स वाई जो उनके भाई थे विलियम I, उनको ही जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। तो अब यहाँ देखो, जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कंजर्वेटिव लोगों ने फैलाने शुरू किए, तो डू यू थिंक कि कंजर्वेटिव्स को फायदा मिला? ऑफ कोर्स मिला, क्योंकि अगर ये जो राजा थे, ये जो किंग्स थे, ये लोग अगर मिडिल क्लास पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन क्या करते? रेवोल्यूशन करते रहते और एक ना एक दिन किंग को उस गद्दी से हटा देते। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ देखो, यूनिफिकेशन भी हो गया और आपका किंग भी है, तो दोनों ही थिंग्स हैपनिंग है, दोनों ही अच्छी चीज हुई कि किंग भी बचा रह गया और आपकी जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो कंजर्वेटिव लोगों ने अपना दिमाग लगाया वो बहुत ही परफेक्ट लगाया। ठीक है, तो ना ही राजा हटा और यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती थी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और
आपके एग्जाम में ये 5 मार्क में ज़रूर आ सकता है, 5 मार्क में आए या 3 मार्क में आए, आप ये सारे 5 पॉइंट लिख सकते हो जो मैंने आपको दोनों स्लाइड्स पर दिखाए हैं। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ जब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ ना, जब आपका जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बन गया, तो आपके जो किंग थे उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज नेशन। उन्होंने अपने नेशन की डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए। जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया, करेंसी ले आए, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा कर दिया। सो देयर वाज अ बैंकिंग सिस्टम नाउ इन जर्मनी। और जुडिशियल सिस्टम जो था ना, हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम था वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा कर दिया हमारे विलियम वन ने। ठीक है, विलियम वन कौन है? जर्मनी के किंग। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि आपके जो जर्मनी का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही रैपिड स्पीड से हुआ। दैट्स वाई लाइक मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी वर गोइंग एट अ ग्रेट स्पीड, बैंकिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो ये 3 पॉइंट्स आप दिमाग में रख सकते हो। देन प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लेटर ऑन बिकेम अ मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो ये मॉडल सिर्फ जर्मनी के लिए ही नहीं था, एंटायर यूरोप में हर एक कंट्री जर्मनी जैसा डेवलपमेंट चाह रही थी। ठीक है, बट अभी भी राजा का रूल है, बट स्टिल एक कंट्री बन चुकी है, क्योंकि आगे आपने देखा कि कितना ज़्यादा रूल हुआ, हिटलर आया वगैरह वगैरह। ठीक है, बट यहाँ इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि जो जर्मनी लोग जानते नहीं थे वो जर्मनी कैसे बना। हर आप इटली का भी अभी ऐसे ही देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली कैसे एक यूनिफाइड नेशन बना। अब हमारा इटली भी जर्मनी की तरह ही पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था। फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है डिवाइडेड था। तो इटली भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड था पॉलिटिकली यानी अलग अलग डिवीजन, अलग अलग जगह पर अलग अलग किंग रूल करते थे, बट वो एक्चुअली में पार्ट किसका था? इटली का था। तो अब इटली के जो किंग थे उन्होंने ठाना कि अब मुझे मेरी इटली को यूनाइट करना है, मुझे मेरी इटली का यूनिफिकेशन करना है। सो ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, आउट ऑफ विच ओनली 1 सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कि इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? इटली वॉज डिवाइडेड टोटल इन 7 पार्ट्स। तो इटली के 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और उन 7 पार्ट्स में से आउट ऑफ ओनली 1, उन 7 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट ऐसा था जहाँ पर इटालियन राजा असलियत में रूल करता था, दैट वाज सार्डिनिया पिडमोंट। तो 7 पार्ट्स थे इटली के, और उनमें से एक पार्ट था सार्डिनिया पिडमोंट, जहाँ पर एक्चुअली में इटली का राजा रूल करता था। बाकी के जो 6 पार्ट थे वहाँ पर अलग अलग किंग्स, अलग अलग किंगडम्स की चलती थी, अलग अलग रूलर्स से। ये वाली बात समझ में आई? तो अब इटली में क्या सोचा लोगों ने कि अब हमें इटली का यूनिफिकेशन करना है। बेसिकली इटली के किंग ने ये सोचा कि इटली का यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट में वहाँ हमें बताया कि जो नॉर्थ पार्ट था इटली का वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंदर आता था, सेंटर पोप रूल करता था, और सदर्न रीजन जो इटली का साउथ वाला रीजन था वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई? तो नॉर्थ किसके अंदर था? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था। सेंटर आपका पोप का रूलर रूल करता था इटली का, एंड देन सदर्न रीजन ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो आप देख सकते हो कि इटली इज बेसिकली पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड। तो अब क्या करना है? अब हमें इटली का यूनिफिकेशन करना है। ये जो सारे सारे पार्ट्स डिवाइडेड है, इन सारे पार्ट्स को टुगेदर एक जगह कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। तो ये अब हमारा काम है। तो अब हम देखते हैं कि ये इटली का यूनिफिकेशन शुरू कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्टेड विद द सीक्रेट सोसाइटीज, राइट। हमने अभी देखा था एक सब टॉपिक था आपका रेवोल्यूशनरीज, द रेवोल्यूशनरीज। वहाँ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था जिनका नाम है गियुसेप मज़ीनी। हमने देखा था कि गियुसेप मज़ीनी क्या है, जिनोवा में पैदा हुए थे, और वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, और उनका मकसद था कि वो अपने इटली को यूनिफाई करें। ठीक है, तभी उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, याद है? सीक्रेट सोसाइटीज, द फर्स्ट वन वाज यंग इटली। यंग इटली कहाँ बनाई थी उन्हें? मार्सेलिस में, और यंग यूरोप बर्न में। अगर वीडियो नहीं देखी है तो बच्चा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेना, आपको अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो यूनिफिकेशन
of Italy started with the formation of secret societies when Giuseppe Mazzini formed societies like Young Italy and Young Europe. तो उन्होंने ये societies क्यों बनाई थी? ताकि वो इटली का यूनिफिकेशन कर सके. बट हमने देखा कि कहीं ना कहीं उनके जो रेवोल्यूशन थे गिउसेppe मज़ीनी के, वो अनसक्सेसफुल थे. तभी अब सारी जिम्मेदारी इटली को यूनिफाई करने की किसके ऊपर आ जाती है? इटालियन किंग के. जो इटली का किंग है ना, जो सार्डिनिया पिडमोंट पे रूल कर रहा है, उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब मुझे मेरे इटली को एकदम कंसोलिडेट करना है, एकदम यूनिफाई करना है. तो इटली के किंग कौन है? इटली के किंग है विक्टर इमैनुअल II. ठीक है, तो अब विक्टर इमैनुअल II के ऊपर आ जाती है सारी जिम्मेदारी. अब जैसे कि हमने जर्मनी में भी देखा था कि जो किंग थे वो थोड़ी ना अपने इटली को यूनिफाई करेंगे, ही विल गिव ऑर्डर्स, राइट. तो अब सिमिलरली जैसे आपके जो विलियम IV थे, उन्होंने किसको ऑर्डर दिया था जर्मनी में यूनिफिकेशन करने के लिए? उनके चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को, जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जर्मनी में. सिमिलरली इटली में भी इटली के जो चीफ मिनिस्टर थे केवर, ठीक है, उनका पूरा नाम था काउंट कैमेलियो द केवर, बट आप केवर भी याद कर सकते हो, इट इज इनफ. ठीक है, तो जब विक्टर इमैनुअल II ने ऑर्डर दिया केवर को कि केवर अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पढ़ो बच्चा. चीफ मिनिस्टर केवर led the movement to unify the regions through a tactful diplomatic alliance with France, and Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. तो यहाँ बताया कि जब केवर को ऑर्डर मिला कि अब मुझे मेरे इटली का यूनिफिकेशन करना है, तो आपके जो ये चीफ मिनिस्टर थे ना, सिमिलरली जैसे ओटो वन बिस्मार्क की तरह है, आप इनको बिल्कुल ओटो वन बिस्मार्क की तरह कंपेयर करो. जैसे ओटो वन बिस्मार्क को हम क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट, राइट, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. सिमिलरली हम लोग केवर को भी कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन रेवोल्यूशन, इटली का यूनिफिकेशन, नॉट रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन. ठीक है, ये वाली बात बच्चों को समझ आई? तो अब आपकी ये जो काउंट कैमेलियो द केवर है, ये बहुत ही अलग पर्सनालिटी है. ये ना बहुत ही अच्छे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे तो ये इटालियन, बट इनको बहुत अच्छे से बोलनी आती थी फ्रेंच लैंग्वेज. अब मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही रॉयल लैंग्वेज है. और ये वाली लैंग्वेज कौन लोग बोलते थे? एलीट क्लास बोलती थी, अमीर लोग बोलते थे, एरिस्टोक्रेसी बोलती थी. तो ये वाली लैंग्वेज ना लोग अपनी डिप्लोमेसी दिखाने के लिए बोलते थे. सिमिलरली केवर की भी फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत अच्छे थे, और इसलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज इतनी अच्छे बोल सकते थे, इसलिए उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे विद फ्रांस. ठीक है, फ्रांस के राजा वगैरह से उनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे. दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रांस वाले राजा को बोला कि देखो हमें हमारा इटली का यूनिफिकेशन करना है. ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसे बात करी उन्होंने. तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ में एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बना ली. टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस यानी एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना लिया, और उन्होंने फ्रांस को भी अपने अंडर में कर लिया, अपने साथ कर लिया. और फ्रांस के साथ मिलकर, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने अभी मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि जो इटली का नॉर्थ वाला रीजन था वो किसके अंदर आता था? ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंदर आता था. तो फ्रांस के साथ मिलकर केवर ने क्या किया? केवर ने उस नॉर्थ वाले इटली के रीजन को अपने अंडर कर लिया. तो देख सकते हो 6 पार्ट टोटल अनडिवाइडेड थे इटली के, 6 पार्ट को हमें यूनिफिकेशन करना था, तो उसमें से एक पार्ट तो केवर ने कर दिया. आई बच्चों को ये बात समझ? तो आपको केवर के बारे में याद रखना है कि ही वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, बहुत ही क्लेवर आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और ही वॉज एबल टू स्पीक फ्रेंच. एंड ड्यू टू हिज एबल टू स्पीकनेस इन फ्रेंच, व्हाट ही डिड, he made a tactful diplomatic alliance or tactful diplomatic relations with France, and that's why he was able to succeed. सार्डिनिया पिडमोंट एबल हुई हराने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, और उन्होंने ये कब हराया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को? इन 1859. ये वाली बात बच्चों को समझ आई? परफेक्ट. तो अभी हमने देखा कि केवर ने कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग को हरा के इटली का नॉर्थ वाला पार्ट अपने अंडर कर लिया. बट अभी बहुत सारे पार्ट्स बचे हैं. तो अब जो आपके केवर थे वो उनके पास ना एक्चुअली ही वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, हमने अभी देखा, तो वो कोई ऐसे लीडर वीडर तो थे नहीं, तो इसलिए उनके पास आर्मी नहीं थी, उनके पास वॉलंटियर्स नहीं थे. अब एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है जस्ट लाइक केवर, उनका नाम है ग्यूसेप गरीबाल्डी. ठीक है, पहला लिखा है ना GARIBALDI,
यही उनका नाम है। तो अब वैसे तो उनका पूरा नाम गिउसेप गरीबाल्डी है, बट आप गरीबाल्डी भी बोल सकती हो। तो गरीबाल्डी ना एक लोकल लीडर थे, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे अमंग पीपल कि इनको ना लोगों का सपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाता था। जो लाइक ऐसी इनकी पर्सनैलिटी थी कि अगर गिउसेप गरीबाल्डी ने कुछ कह दिया कि हमें ये करना है, तो सारे पीजेंट, सारे लोग आकर खड़े हो जाएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं, हमें ये करना है। तो इतना ज़्यादा मैसिव सपोर्ट था गिउसेप गरीबाल्डी के पास। अब जब राजा जी ने तो सारी जिम्मेदारी किसे दी है इटली का यूनिफिकेशन के लिए? केवर को। अब केवर एक बार तो चलो फ्रांस के साथ उन्होंने मिलकर लड़ाई कर ली, बट अब और भी ज़्यादा आर्मी चाहिए ना, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पीपल टू फाइट। दैट्स व्हाई व्हाट ही डिड, वो गए गिउसेप गरीबाल्डी के पास, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। तो केवर जानते थे गरीबाल्डी को, तो वो गरीबाल्डी के पास गए और उन्होंने कहा कि यार हमें ना अपने इटली को यूनिफिकेशन करना है, जैसे कि तुम जानते हो। तो केवर ने कहा कि यार मुझे तुम्हारी आर्मी चाहिए और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बेसिकली ही सेड दिस। सो गिउसेप गरीबाल्डी ने कहा कि बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि मेरी इटली का यूनिफिकेशन हो। अब गिउसेप गरीबाल्डी ने ये बात फैला दी कि देखो हम लोगों को अपने यूनिफिकेशन करना है, अपने इटली का, हमें एक पूरी एक कंट्री, एक नेशन बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे इटली। अब लोग तो हुए बहुत कुछ, क्योंकि लोग भी चाहते थे कि हाँ भाई ठीक है। तो गिउसेप गरीबाल्डी ने क्या किया, अपनी आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ, यानी अपनी आर्मी के साथ, उनके आर्मी में बेसिकली ज़्यादातर पीजेंट्स होते थे। तो गिउसेप गरीबाल्डी विद हिज आर्म्ड वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट डिफीटेड द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो यहाँ बताया कि गिउसेप गरीबाल्डी ने अपनी आर्मी के साथ, और गिउसेप गरीबाल्डी की जो आर्मी थी ना उसका नाम बेसिकली रेड शर्ट था। तो आप याद रख सकते हो कि गिउसेप गरीबाल्डी की जो इतनी बड़ी आर्मी थी ना उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, रेड शर्ट, ठीक है। तो ये जो रेड शर्ट गिउसेप गरीबाल्डी की आर्मी थी, इसने क्या किया, इसने हरा दिया बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को। हमने देखा था कि बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन कहाँ रूल कर रहे हैं, सदर्न रीजन ऑफ द इटली। तो सदर्न रीजन में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, और आपकी ये जो गिउसेप गरीबाल्डी की आर्मी थी इसने हरा दिया स्पेनिश रूलर्स को और अपने अंदर कर लिया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। टू सिसिलीज किंगडम क्या है, ये बेसिकली वो जगह है, लाइक सार्डिनिया पिडमोंट एक जगह है ना, सिमिलरली किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी साउथ में एक जगह है, साउथ पार्ट ऑफ इटली में, जहां पर आपके बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे। आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी बच्चा। तो अभी तक हमने देखा कि ओके, केवर ने तो चलो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग को हरा दिया फ्रांस के साथ मिलकर, गरीबाल्डी ने हरा दिया साउथ वाले बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को। बट मैम आपने तो कहा कि 7 पार्ट्स में इटली डिवाइडेड था, बुक में तो सिर्फ ये 2 ही गिवन है। यस बच्चा, बुक में सिर्फ ये 2 ही गिवन है, ठीक है। आपके लिए इजी होगा क्योंकि इतना बड़ा यूनिफिकेशन है, सब कुछ थोड़ी ना बताएंगे बुक में। तो दैट्स वाई अगर आपको पढ़ना है सो यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन, बट एनसीईआरटी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इज वेरी इनफ, ठीक है। अब आप 6 पॉइंट पढ़ो। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of unified Italy. Unified Italy. However, most of the Italians were unaware of liberal nationalist ideology. तो ये जो फोटो लगी है ना, यही है आपके किंग विक्टर इमानुएल II, जिन्होंने ही सबको ऑर्डर दिए, जिन्होंने केवर को ऑर्डर दिए कि मुझे मेरी इटली का यूनिफिकेशन करना है। तो 1861 में आपके जो विक्टर इमानुएल II थे उनको घोषित कर दिया गया एज द राजा ऑफ यूनिफाइड इटली, पूरे इटली का, ठीक है। अब यूनिफिकेशन हो चुका है और इटली के राजा कौन है, विक्टर इमानुएल II, ठीक है। तो अब आप देखो 1861 में, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन पे आपके इटली का यूनिफिकेशन हो चुका है। तो 1861 में आपके इटली ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन। अब आप देखो मैंने अभी आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा है, उनका यूनिफिकेशन कब हुआ है, 1871, ठीक है। तो बेसिकली जर्मनी का यूनिफिकेशन इटली के यूनिफिकेशन से बाद में हुआ है, ठीक है। तो इटली का यूनिफिकेशन पहले हुआ है और इनफैक्ट 10 साल पहले हुआ है। तो आप ये दोनों डेट आई गेस आराम से याद कर सकते हो। 1871 आपके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का डेट है, सिमिलरली 1861 आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली का डेट है। आगे ये बात समझ। अब आप ये वाली लाइन पढ़ो जो मैंने लिखी है, however most of the Italians were unaware of the liberal nationalist ideology। तो यहाँ ये बताया कि आपके जो इटालियंस थे ना, जो लोग थे इटली के, वो काफ़ी ज़्यादा अनएजुकेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ थे।
अनअवेयर मैं कह सकती हूँ। हमने भी देखा कि जर्मनी में आपके लोग, द मिडिल क्लास पॉपुलेशन वॉज वेरी एक्टिव, राइट, दे वॉन्टेड टू स्प्रेड दिस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, बट इटली में ऐसा कुछ नहीं था। इटली वॉज जस्ट अपोजिट। इटली में ना लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दे वर अनअवेयर ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस हैपनिंग अराउंड द कॉन्टिनेंट। तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या रेवोल्यूशन है। उन्हें ये तो पता था कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही है। अब मैं आपको एक बहुत ही फनी बात बताती हूँ जो आपकी बुक में भी लिखी है। जो आपकी गिउसेप गैरिबाल्डी की जो आर्मी थी ना, रेड शर्ट्स, इसमें जो भी लोग थे उन्होंने खुद जाके लड़ाई करी, ठीक है, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन से वहां जाकर इतनी ज्यादा लड़ाई करी, बट उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो लड़ क्यों रहे हैं। दे वर नॉट हैविंग एनी मोटिव बिहाइंड दैट। उन्हें पता ही नहीं था कि हम क्यों लड़ रहे हैं भाई, बस उन्हें ये लगता था कि हम लोग इटालिया नाम जब आता था, इटालिया आपकी बुक में नाम गिवन है, इटालियानी, अब इटली जीतेगा, इटालिया की जीत होगी। तो इटालिया नाम उन्हें समझ ही नहीं आता था कि इटालिया है क्या। यू कैन इमेजिन दे आर द पीपल ऑफ इटली एंड दे डोंट नो व्हाट इज इटालिया। और लोगों को लगता था, ये जो सारे लोग लड़ाई कर रहे थे, रेवोल्यूशंस कर रहे थे, गिउसेप गैरिबाल्डी की आर्मी में जो सारे लोग थे, उन्हें लगता था कि इटालिया, यानी वो इटालिया वर्ड ही नहीं समझते थे, उन्हें लगता था ला तालिया। और उन्हें लगता था कि अच्छा ला तालिया तो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। उन्हें ये लगता था कि ला तालिया या कौन है, हमारे राजा जी की वाइफ है, क्वीन है बेसिकली वो इटली की। और हम इन लोगों ने ना हमारी क्वीन को पकड़ रखा है, हमारी रानी जी को पकड़ रखा है, और हम यहाँ इसलिए लड़ाई करें ताकि हम अपनी क्वीन को इन लोगों से छुड़वा लें। सो यू कैन इमेजिन दिस काइंड ऑफ अनअवेयरनेस वाज स्प्रेड अमंग द इटालियंस, ठीक है। बट नाउ इटली वी नो। ओके, तो ये वाली बात बच्चों को समझ आई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अब हम यहाँ ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखने वाले हैं कि ब्रिटेन कैसे एक नेशन बना। अब यहाँ एक थोड़ा यूनिक चीज़ है। अब आप देखो कि मैंने हेडिंग लिखी है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पहले जब हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा तो वहाँ हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली टाइटल दिया, बट यहाँ आपकी बुक में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों लिखा है? क्योंकि ये जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन से थोड़ा अलग है। हम जानते हैं कि जैसे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो वो 10 से 15 सालों में ही हो गया। उन्होंने लड़ाइयाँ करी और जैसे कि हमने देखा 7 इयर्स तक हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन चलता रहा। सिमिलरली इटली का भी यूनिफिकेशन 10 से 15 साल चला। बट आपका जो ब्रिटेन का था यूनिफिकेशन, ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था। लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का मतलब एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था, यानी यहाँ 10 से या 15 साल नहीं लगे, यहाँ कम से कम आपके 100 साल लग गए एक ब्रिटेन नेशन बनाने में। ब्रिटेन कोई नेशन नहीं था 18th सेंचुरी तक, यानी 1700 जब ईयर था तब कोई ब्रिटेन जैसा नेशन नहीं होता था। एक आइलैंड हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटेन आइलैंड हुआ करता था, और उस आइलैंड में अलग अलग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते थे। एथनिक ग्रुप्स यानी अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते थे। उस ब्रिटेन आइलैंड में आपके कौन कौन लोग रहते थे? आप देखो, इंग्लिश पीपल रहते थे, वेलिश रहते थे, स्कॉटिश रहते थे, एंड आयरिश लोग रहते थे। तो इस एक आइलैंड पर इतने अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। इंग्लिश लोग थे, आयरिश थे, स्कॉटिश थे, और आपके वेलिश पीपल थे। तो इतने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग एक साथ रहते थे ब्रिटेन आइलैंड पर। बट इन सब में से इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश एंड आयरिश में से सबसे पावरफुल आपके थे ब्रिटिश के लोग, इंग्लिशमैन। तो इंग्लिशमैन वर द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अब आप सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रो इन इंपॉर्टेंस, वेल्थ एंड पावर एंड एक्सटेंडेड हर इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो यहाँ क्या बताया है कि जो इंग्लिश आइलैंड था वहाँ एक पार्लियामेंट भी था, ठीक है। जो ब्रिटेन का आइलैंड था जहाँ पर इतने ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, सिमिलरली वहीं उसी आइलैंड पर एक ब्रिटेन का पार्लियामेंट भी हुआ करता था। अब उस पार्लियामेंट में ऑफकोर्स सब लोगों का प्रेजेंस थी। इंग्लिश लोग भी थे उस पार्लियामेंट में, वेलिश लोग भी थे, स्कॉटिश लोग भी थे, आयरिश लोग भी थे, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, पैसे में और पावर में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके इंग्लिश लोग हुआ करते थे। इंग्लिश मैन वर द मोस्ट पावरफुल। सिमिलरली जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था उसमें भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे? आपके
इंग्लिश लोग थे। अब इंग्लिश लोग थे पावरफुल, उन्होंने अपने उठाया अपनी पावर का गलत उपयोग, उन्होंने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज किया और उन्होंने उस पार्लियामेंट में क्या किया, डोमिनेशन दिखाने लगी कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। और उन्होंने इंग्लिश पार्लियामेंट में अपनी सारी पावर सबसे ले ली और सारी पावर अब किसके हाथ में है, सिर्फ इंग्लिश मैन के हाथ में है सारी पावर। अब किसी के, कोई वेलिश नहीं है, कोई स्कॉटिश नहीं है, कोई आयरिश नहीं है, तुम लोगों के पास कोई पावर नहीं है। सारी पावर पार्लियामेंट के अंदर किसके पास है, इंग्लिश लोगों के पास सारी पावर है। In 1688, England established as a nation state. English Parliament seized power from monarchy. तो यहाँ बता रहे हैं कि 1688 में आपका जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने मोनार्की से सारी पावर छीन ली। अब यहाँ मैं पार्लियामेंट में सिर्फ नाम इंग्लिश पार्लियामेंट क्यों कह रही हूँ, अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में तो वेलिश भी थे, स्कॉटिश भी थे, आयरिश भी थे, तो यहाँ इंग्लिश पार्लियामेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश पीपल स्टार्टेड डोमिनेटिंग। ठीक है, वो लोगों के पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा पैसा था, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। तभी क्या कहते हैं, तभी हम अब से पार्लियामेंट को क्या कहेंगे, इंग्लिश पार्लियामेंट, क्योंकि इस पार्लियामेंट में अब सिर्फ किसकी चलती थी, इंग्लिश लोगों की ही चलती थी। तो अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से सारी पावर छीन ली। तो अब सारी पावर किसके पास है, ऑल द पावर, एब्सोल्यूट पावर किसके पास है, अब इंग्लिश पार्लियामेंट के पास है। अब इस पार्लियामेंट ने क्या किया, अब यहां से ना बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनना। अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया। एक्ट ऑफ यूनियन, नाम से ही समझ आ रहा है, यूनियन यानी कुछ कनेक्ट करना है, कुछ जोड़ना है। ठीक है, बट यहाँ कुछ उल्टा ही होता है, हम वो देखते हैं। तो 1707 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया। उस एक्ट ऑफ यूनियन से हमें ये पता चलता है, अब एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लिश पार्लियामेंट ने स्कॉटलैंड से कहा कि तुम इंग्लैंड के साथ मर्ज हो जाओ। यानी अब इंग्लैंड क्या चाहता था कि इंग्लैंड अपने अंडर में किसको कर ले, स्कॉटलैंड को। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, यही तो एक्ट ऑफ यूनियन का मतलब है कि किसी कंट्री या किसी नेशन को अपने साथ मर्ज कर लेना। तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड मिलकर आपका बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ यूनियन में इंग्लिश पार्लियामेंट ने स्कॉटलैंड से कहा, स्कॉटिश पीपल से कहा कि तुम लोग किसके साथ जुड़ जाओ, इंग्लैंड के साथ। और जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ मर्ज होंगे तो क्या बनेगा हमारा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां से समझ आता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन जब 1707 में आया तब इसने कहा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शुड बी मर्ज टुगेदर, एंड जब ये दोनों कंट्रीज एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो हमारा एक बहुत ही अच्छा नेशन बनेगा जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब स्कॉटिश पीपल मर्ज हो गए इनके साथ। जब स्कॉटलैंड मर्ज हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लोग थे बहुत ही ज्यादा पावरफुल, दे वर एबल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। तब अब जब स्कॉटलैंड मर्ज हो गया, स्कॉटलैंड को लगा कि अच्छा है, एक्ट ऑफ यूनियन है, हम लोग इनके साथ मर्ज हो जाएंगे, इधर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिल जाएगा, हमें अपने सारे राइट्स मिलेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन तो अच्छी चीज है ना, बट ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश पार्लियामेंट जैसा कि वो पहले कर रहा था, राइट, जैसा कि पहले हो रहा था कि इंग्लिश वाज डोमिनेटिंग ऑल अदर पीपल, ऑल अदर एथनिक ग्रुप्स। जब स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के साथ मर्ज हो गया तो स्कॉटलैंड पीपल वर दे वर फॉरबिडन, उन्हें मना कर दिया गया, दे वर प्रोहिबिटेड टू स्पीक देयर गायलैक लैंग्वेज, दे वर नॉट एबल टू स्पीक इवन देयर लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहे थे, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस भी नहीं पहन पा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश एंड स्कॉट्स दे वर हैविंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन। तो इंग्लिश लोग क्या चाहते थे कि स्कॉट्स बिल्कुल हमारी तरह ही हो जाए, हम जैसे कपड़े पहनते हैं हमारे जैसे रहें, हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं वो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज बोलें, वो अपनी गायलैक लैंग्वेज ना बोलें, और हमारे जैसे ये ट्रेड एंड कस्टम्स को प्रैक्टिस करें। तो अब क्या यहाँ से पता चल रहा है कि इंग्लैंड वाज डोमिनेटिंग स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई, बट नो प्रॉब्लम, आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तो बन ही गया है। ठीक है, ओके, अब हमने देखा कि आयरिश लोग भी थे। आयरिश कौन से लोग होते हैं बच्चा, आयरलैंड के लोग होते हैं आयरिश। आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसे स्कॉटलैंड के साथ हुआ।
हमें पता है कि आपका जो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स वर रूलिंग, दे हैव वेरी वेल प्लेड विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, यानी पहले डिवाइड करो और फिर रूल करो, ठीक है। दे हैव डिवाइडेड, दे हैव रेज डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सिमिलरली उन्होंने आयरलैंड में भी किया। आयरलैंड एक ऐसी कंट्री थी जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड थी अमंग कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स बच्चा क्रिश्चियनिटी में ही एक कास्ट टाइप होती है, जैसे हिंदूज में होती है। सिमिलरली कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। आयरलैंड में भी कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। अब जो कैथोलिक्स थे ना, वो लोग मेजॉरिटी में थे, जैसे कि पावर शेयरिंग चैप्टर याद है, बेल्जियम में कौन मेजॉरिटी में था, कौन माइनॉरिटी में था। सिमिलरली आपके आयरलैंड में भी कैथोलिक्स वर इन अ मेजॉरिटी एंड प्रोटेस्टेंट्स वर इन अ माइनॉरिटी। अब इस इंग्लिश लोगों ने क्या किया ना, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया, और आयरलैंड ने क्या किया ना, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड स्टार्टेड सपोर्टिंग प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे, जो माइनॉरिटी में थे कंट्री में, इंग्लैंड ने उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उनको सपोर्ट करना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग थे माइनॉरिटी में कंट्री में। और जब माइनॉरिटी को हमेशा इनसिक्योरनेस फील होती है कि क्या पता ये जो मेजॉरिटी में ये जो लोग हैं, कैथोलिक्स हैं, ये हमारे ऊपर राज करने लगे। तभी क्या अब उनके पास एक सिक्योरिटी थी कि नहीं यार, इंग्लिश तो इतनी पावरफुल है, वो हमारे ऊपर डोमिनेशन का रूल होने ही नहीं देंगे। दैट्स व्हाई प्रोटेस्टेंट्स स्टार्टेड ऑल्सो हेल्पिंग इंग्लिश पीपल। यानी प्रोटेस्टेंट्स भी, अब जो प्रोटेस्टेंट्स भी वही बात को सही मानते थे जो इंग्लिश कहते थे, बट उन्हें नहीं पता था कि इंग्लिश उनके साथ ये गेम खेल रहे हैं बहुत बड़ा वाला। तो जब प्रोटेस्टेंट्स उनकी सारी बात मानने लगे, तो आयरलैंड पर भी इंग्लिश लोगों का ही डोमिनेशन होने लगा। आयरलैंड लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया, ठीक है। तभी उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन किया। ये रेवोल्यूशन वुल्फ टॉन ने किया, एक काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है आयरलैंड की। उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया, यूनाइटेड आयरिशमैन, ठीक है। ये आपने लिखा है, ये मैंने लिखा है। आयरलैंड वाज फोर्सबली टेकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फेल्ड रेवोल्यूशन लेड बाय वुल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। तो 1798 में आयरलैंड ने एक ये रेवोल्यूशन किया, ठीक है। यूनाइटेड आयरिशमैन वाला एक रेवोल्यूशन किया। क्यों किया, ताकि वो अपोज कर सके ब्रिटिशर्स को और आयरलैंड को मर्ज ना कर सके। बट देन ये रेवोल्यूशन फेल हो गया, ये रेवोल्यूशन वाज अनसक्सेसफुल। और जब वो लोग हार गए, आयरिश लोग हार गए, तो आपका जो आइलैंड था वो फोर्सफुली किसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, ब्रिटिश नेशन में। और जब आयरलैंड भी मर्ज हो गया, तब बना आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। नाउ आयरलैंड भी मर्ज हो गया, स्कॉटलैंड भी मर्ज हो गया, और इंग्लैंड तो है ही। तो अब क्या बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, हम कह सकते हैं। तो डू यू थिंक ग्रेट ब्रिटेन इज दैट ग्रेट? नो, ऑब्वियसली नॉट, राइट। क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही ये सोचा है कि हम डोमिनेशन करेंगे, और जो लोग हमेशा डोमिनेशन करना चाहते हैं वो कभी सही नहीं हो सकते, बिकॉज दे नेवर गिव राइट टू माइनॉरिटीज। जैसा स्कॉटलैंड के साथ हुआ, स्कॉटलैंड को भी उनके भाषा नहीं बोलने देते थे, उनके मनपसंद कपड़े नहीं पहनने देते थे। सिमिलरली आयरलैंड के साथ भी यही हुआ। आयरलैंड में भी सारी विल पावर किसकी चलती थी, अब इंग्लिश की, इंग्लैंड की चलती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन बन चुका था, द ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड, तो अब सारे ब्रिटेन के कौन से सिंबल इंपोज हो गए थे, ब्रिटिश फ्लैग। मर्ज तो स्कॉटलैंड आयरिश भी हुआ था, बट फ्लैग किसका था, ब्रिटिश फ्लैग था। नेशनल एंथम कौन सा बचता था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो इंग्लैंड का ही नेशनल एंथम था। ऐसा नहीं कि स्कॉटलैंड का नेशनल एंथम बन रहा है या आयरलैंड का नेशनल एंथम बच रहा है, नो। किसका नेशनल एंथम बचता था, ऑलवेज ब्रिटेन का, इंग्लैंड का नेशनल एंथम बचता था। और इंग्लिश लैंग्वेज वाज ओनली द ऑफिशियल और द नेशनल लैंग्वेज, आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज विजुअलाइजिंग द नेशन। यहाँ हमें नेशन को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब नेशन को इमेजिन करना है। यानी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे आर्टिस्ट होते थे, राइट, रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, पोएट्स होते थे, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड इमेजिनिंग देयर नेशन एज अ फीमेल फिगर।
यानी आप देखो इंडिया में भी हम लोग अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज भारत माता, राइट। हम लोग भारत माता अपनी इंडिया के लैंड को इमेजिन करते हैं। सिमिलरली ऐसा ही कॉन्सेप्ट बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने लगाया कि हम भी अपनी नेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एलिगोरी से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिगोरी से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, पहली बात आपको समझनी है कि एलिगोरी का क्या मतलब है। Allegory is when an abstract idea such as greed, envy, freedom, liberty, justice is expressed through a person or a thing. Very important. तो एलिगरी का मतलब होता है जब हम कुछ ऐसे आइडिया सच एज फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को जब हम एक पर्सन या फिर एक थिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी भारत को क्या बना रखा है, भारत माता, राइट। हमने इक्वालिटी के सिंबल में एक वेनिंग स्केल्स बना रखे हैं। ऐसा आपने देखा होगा सिस्टम, आई विल ड्रॉ इट हेयर फॉर यू पीपल। आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे लटका रहता है एंड दिस शोज इक्वालिटी, राइट। सो ये क्या है, इक्वालिटी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि एलिगरी का मतलब होता है जब हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सच एज फ्रीडम, लिबर्टी, इनको एक पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन या थिंग के थ्रू, ठीक है। तो वैसे ही एलिगरी में हम ज्यादातर फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक भारत माता एक फीमेल है। सिमिलरली आपकी बाकी एलिगरीज में भी, जैसे हम अभी फ्रांस की एलिगरी देखेंगे, जर्मनी की एलिगरी देखेंगे, ये सारी एलिगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विमेन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये फीमेल फिगर्स होती हैं। अब ये जो फीमेल फिगर्स हैं, अब जैसे कि आप देखो भारत माता जो फीमेल फिगर हैं, जो हमारी एलिगरी है हमारी कंट्री के लिए, तो वो कोई एक रियल वुमेन नहीं है, ठीक है, कोई रियल वुमेन नहीं है। भारत माता जैसी कोई रियल वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी कंट्री में, जस्ट एक इमेजिन है, ठीक है, जस्ट एक इमेजिनेशन है, हमारी क्रिएटिविटी है। तभी इसे कहा गया है विजुअलाइजिंग द नेशन। हमने हमारे नेशन को कैसे विजुअलाइज किया है, भारत माता के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने नहीं, बेसिकली पोएट्स ने, आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया है हमारे नेशन को एज भारत माता। सिमिलरली फ्रांस ने भी अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया है एज मरीन, ठीक है, मरीन और क्रिस्टियन मरीन, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे हमारी इंडिया की एलिगरी भारत माता है, हमारी फ्रांस की एलिगरी है मरीन, ठीक है। जो लास्ट में ये नाम लिखा है दैट इज द एलिगरी ऑफ फ्रांस। तो आपको ये नाम याद रखना है, या तो आप मरीन नाम पूरा याद रख सकते हो या फिर क्रिस्टियन मरीन इनका पूरा नाम है, ठीक है, क्रिस्टियन मरीन, ठीक है। और ये है इनकी पिक्चर। तो ये क्या है, ये जस्ट लाइक भारत माता है ऑफ फ्रांस की माता, नॉट भारत माता, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई बच्चों को, ओके। तो अब हम एक और ऐसे ही फीमेल एलिगरी की बात करेंगे जो कि है आपकी जर्मनी की। Similarly, in Germany, the female figure used depicting Germany as a nation came to be known as Germania. ठीक है, अब फ्रांस की तो है मरीन और जर्मनी की है जर्मेनिया, ठीक है। जर्मेनिया नाम तो इजी है, बच्चों को याद हो जाएगा। तो ये रहा नाम जर्मेनिया। Germania is generally shown wearing a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. Very important. तो यहाँ हमें दिखाए कि आप देखो ये है पिक्चर जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया जी जो है उनके सर पर देखो एक ताज सा बना हुआ है, एक क्राउन बना हुआ है, ठीक है। और वो क्राउन ना लीव्स का है, पत्तियों का क्राउन है। और ये पत्तियां किसकी हैं, ये ओक की पत्तियां हैं, ओक लीव्स है, ठीक है। तो ये क्राउन किससे बना है, ओक लीव्स से बना है। और जर्मनी में ओक लीव्स का मतलब होता है हीरोइज्म, ठीक है, ब्रेवरी। हीरोइज्म का मतलब होता है आपके जो ये जर्मेनिया ने क्राउन पहना है, इसका मतलब है कि हमारी जो जर्मेनिया है वो बहुत ब्रेव है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीरोइज्म भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है 1 मार्कर के लिए कि जर्मेनिया ओक स्टैंड्स फॉर डैश। तो जर्मेनिया ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है।
तो हम आपकी बुक में ये कुछ मीनिंग दिए हैं सिंबल्स के, अलग अलग सिंबल्स के लिए। जैसे हम रेड कलर हम किसका सिंबल मानते हैं? ऑफ लव। सिमिलरली वाइट कलर हम लोग पीस का सिंबल मानते हैं, ग्रीन कलर हम लोग प्रोस्पेरिटी का सिंबल मानते हैं, और येलो कलर हम लोग हैप्पीनेस का सिंबल मानते हैं। सिमिलरली यहाँ कुछ आपको सिंबल्स दिए हैं और उनका एक्चुअली में मतलब क्या है हम ये देखते हैं। अब आपका पहला सिंबल है ब्रोकन चेन्स, यानी जो चेन्स है वो टूट चुकी हैं। अब अगर चेन्स टूट चुकी है तो यानी एक पर्सन फ्री है, तो इसका मतलब होता है बीइंग फ्री। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। अब ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो है ना ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, तो ये क्या है? ये आपका ढाल हम कहते हैं, कुछ ऐसा होता है हिंदी में, और इस ब्रेस्ट प्लेट पे आपका ईगल बना हुआ है, तो यानी ये दिखाता है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ। हमारी जो जर्मन एम्पायर है ना, उसकी स्ट्रेंथ को आपका ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्राउन ऑफ ओक लीव्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स क्या है? आपकी हीरोइज्म। ठीक है, जर्मनी का ही है, ये देखो आपको दिख रहा होगा क्राउन ऑफ ओक लीव्स यहाँ है, वो क्या है? हीरोइज्म है। और उसके बाद आप देखोगे स्वॉर्ड है, ठीक है, एक तलवार है, देखो ये रही इतनी अच्छी तलवार, तो ये तलवार क्या दिखाती है? रेडीनेस टू फाइट, यानी हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। ठीक है, वी आर रेडी टू फाइट, तो ये स्वॉर्ड दिखाती है। उसके बाद आप देखो ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। अब ये तलवार पे आपको दिख रहा है कि यहाँ एक पत्ती है ना, दिख रहा है ना बच्चों, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, तो ये क्या दिखाता है? ये बेसिकली ऑलिव ब्रांच है। ठीक है, तो ये ऑलिव ब्रांच जो स्वॉर्ड के अराउंड लपेटी हुई है, ये क्या दिखाती है? विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी अगर हम लड़ने के लिए तैयार है तो साथ ही हम लोग पीस, शांति बनाने के लिए भी तैयार है, हम लोग समझौता करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। उसके बाद ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये क्या है आपका? ये जो फ्लैग है पीछे, ये किसका फ्लैग है? आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ये जर्मनी का फ्लैग है। ठीक है, उसके बाद रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये जो आप देखो पीछे ये जो रेज निकल रहे हैं ना येलो में, येलो ब्राउनिश में, ये क्या है? रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी आपका जो सन है वो शाइन कर रहा है, यानी ये क्या दिखाता है? न्यू एरा को दर्शाता है, यानी अब सब कुछ चेंज हो गया है, एक न्यू एरा, एक न्यू सिस्टम अब हम लोग सारे लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ये आपके सिंबल्स का मतलब मैंने बता दिया है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आ चुके हैं हमारे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट टॉपिक पे, विच इज नेशनलिज्म इन इंपीरियलिज्म। अब यहाँ हमने देखा कि नेशनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई, बट यहाँ आप देखोगे कि नेशनलिज्म कैसे एक गलत चीज़ में बदल गया। अब आप देखोगे कि नेशनलिज्म वाज कन्वर्टेड इनटू इंपीरियलिज्म, यानी नेशनलिज्म का मतलब तो होता है फीलिंग ऑफ प्राइड इन वंस कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं, बट इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम अपने देश की टेरिटरी बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने किया इंडिया के लिए। ठीक है, दे केम टू इंडिया नॉट ओनली इन इंडिया, इन साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। उन्होंने क्या किया? अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए इंडिया पर अपना डोमिनेशन दिखाया, बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर कन्वर्टेड नाउ इनटू इंपीरियलिज्म। लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, ये इंपीरियलिज्म की भावना में कन्वर्ट हो गई, यानी अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत चीज है ना, तो यहाँ हम यही देखेंगे कि नेशनलिज्म इतनी पॉजिटिव चीज कैसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट में बदल गया। तो जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी था, वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन कॉन्टिनेंट में एक एरिया आता था जिसे हम कहते थे बाल्कन्स। ठीक है, तो बाल्कन एक जगह थी
यूरोप के अंदर। और सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ बाल्कन में थी, क्योंकि बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन। यानी बाल्कन एक बहुत ही बड़ा एरिया था जहाँ पर अलग अलग लोग रहते थे। ग्रीस के लोग रहते थे, मैसिडोनिया के लोग रहते थे, क्रोशिया के लोग रहते थे, साइबेरिया के लोग रहते थे, बुल्गारिया के लोग रहते थे। तो इतने ज़्यादा लोग रहते थे। देखो आपकी बुक में लिखा है बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, हर्वेंजियोआ, सबेया, तो ये सारे लोग रहते थे यहाँ। ठीक है, अब इतने एथनिक वेरिएशन थी क्योंकि सब लोगों के अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन थे। तो अब क्या हुआ, जब ये सारे जो ये बाल्कन का एरिया था ना, बच्चे ध्यान से सुनो, ये है आपका बाल्कन। यहाँ ग्रीस है, मैसिडोनियंस हैं, सर्बेरियंस हैं, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्रोशिया के लोग हैं, बुल्गारिया के लोग हैं, अल्बानिया के लोग हैं। तो ये आपका पूरा क्या है, बाल्कन रीजन है ये पूरा। और बाल्कन के अंदर अलग अलग ही नेशंस आते हैं और ये लोगों की एथनिक वेरिएशन थी। ठीक है, इनकी एथनिक वेरिएशन थी, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर के लोग थे। और लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन एरिया, और ये जो बाल्कन एरिया था ना, ये आपका ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ओटोमन एम्पायर याद है ना, ग्रीस भी बाल्कन का पार्ट है और ग्रीस ने किससे लड़ाई करी थी, ओटोमन एम्पायर से। तो आप ये बात कनेक्ट कर सकते हो कि बाल्कन एरिया जो है, ये बाल्कन एरिया किसके अंदर आता है, ओटोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है बच्चा, ओटोमन एम्पायर के अंदर आपका ये पूरा बाल्कन रीजन आता है और बाल्कन रीजन के अंदर बहुत अलग अलग कंट्रीज है, सच एज अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज के अपने एथनिक वेरिएशंस हैं। और ये जो सारे कंट्रीज है ना, एक दूसरे से बहुत जलती हैं और चाहती हैं। जब नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर फैली ना, तब इन लोगों को भी लगा कि हमें फ्री होना है फ्रॉम दिस ऑटोमन एम्पायर। तभी ग्रीस के, या आपने देखा कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, ग्रीस भी इस बाल्कन एरिया से छूट गया था, ऑटोमन एम्पायर के रूल से हट गया था। तो सिमिलरली लाइक ग्रीस, बाकी नेशंस भी चाहते थे कि हम भी इस ऑटोमन एम्पायर, इस बाल्कन रीजन से फ्री हो जाएं। तो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट जगे तो लोगों ने अपनी आज़ादी मांगी, उन लोगों को आज़ादी भी मिल गई। ये अलग अलग नेशन बन चुके थे, अब कोई बाल्कन रीजन नहीं था, अब अलग अलग नेशंस बन चुके थे। लाइक ग्रीस अपना नेशन है, मैसिडोनिया अपना नेशन है, अल्बानिया अपना नेशन है, साइबेरिया अलग है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग नेशंस बन चुके थे। अब जब ये अलग अलग नेशन बन चुके थे, तो ये लोग अलग अलग नेशन किस लिए बने थे, ड्यू टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। बट अब ये लोग ना एक दूसरे से इतना जलते थे और ये लोग एक दूसरे से इंटॉलरेंट थे। यानी ये सारी कंट्रीज क्या चाहती थी कि हमारा एक्सपेंशन हो, हमारी कंट्री और बढ़ जाए। तो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंसी ओवर द अदर कंट्री। तो इन लोगों ने क्या किया, एकदम डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि ग्रीस मैसिडोनिया से लड़ाई करे, मैसिडोनिया ग्रीस से करे, साइबेरिया क्रोशिया से करे, तो सारे लोग अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो काफी टेंशन वाला माहौल हो चुका था पूरे बाल्कन रीजन में। और ये जो टेंशन का माहौल था ये और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, मैटर्स बिकेम फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो गई व्हेन बिग पावर्स, जब बड़ी बड़ी पावर सच एज रशिया, यूएसए, इंग्लैंड, ये सारी जो आपकी जर्मनी, ये सारे जो बड़े बड़े नेशंस हुआ करते थे, ये सारे लोग कहाँ आ गए, आपके इस मैटर में घुसने आ गए कि अच्छा तुम ग्रीस, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, मैसिडोनिया हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बिग पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे लोग ऐसा काम करने लगे। ठीक है, अब ये सारे लोग जब आ गए ना, तो एक बहुत ही टेंशन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई और फाइनली आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आप समझ सकते हो कि इतने ज्यादा एक्सप्लोसिवनेस हो गई थी, इतनी ज्यादा टेंशन का माहौल हो चुका था, इतना ज्यादा इंपीरियलिज्म हो चुका था कि अब सबने क्या स्टार्ट किया कि अब हम लोग करेंगे वर्ल्ड वॉर, अब हम लोग करेंगे लड़ाई। बट जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो रिजल्ट वर डिजास्ट्रस, है ना। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर चाहे जीते कोई भी, एक्स कंट्री जीते या वाई कंट्री जीते, लॉस तो दोनों ही कंट्रीज का होता है। ठीक है, वेदर इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, हर चीज का वेस्टेज होता है इन दी वॉर। और किसी भी किसी भी नेशन को कोई फायदा नहीं होता है ड्यू टू ऑल दीज वॉर्स। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ, जब इन सारे कंट्रीज को अकल आ गई कि फाइनली हाँ यार हम लोग गलत कर रहे थे,
तब फाइनली आपका जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था वो एक्सेप्ट हुआ यूनिवर्सली, ठीक है, कि अब हम लोग कुछ भी लड़ाई नहीं करेंगे, अपनी कंट्री में रहेंगे और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे। ये नहीं है कि हम इंपीरियलिज्म की भावना अपने अंदर ला रहे हैं। So with this we have finally completed this chapter, the rise of nationalism in Europe. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी with another lecture. Till then you take care, stay safe, stay indoors, and if you like my explanation then do hit the like button because it motivates me to make videos for you guys.